अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फेस द आंसर विद रज़ा रूमी के साथ हम हाजिर हैं। और रज़ा रूमी साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों के सवालात जो आप लोग भेजेंगे, और यकीनन पाकिस्तानी हैं और क्वेश्चन ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। हमारे स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अंदर बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं, लेकिन उसका सही आंसर मिलना वो ज़रा मुश्किल है। रज़ा रूमी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने किताबें लिखी हैं, टीचर हैं, एनालिस्ट हैं, और इस वक्त न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में जो है डायरेक्टर हैं। जर्नलिज्म से बहुत गहरा ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ ही इज द राइट पर्सन। लाइफ स्टाइल टीवी चैनल, जैसा कि हमारा वादा है आपसे, नॉर्थ अमेरिका का जो इसकी सारी प्रोडक्शन हमारी अपनी होती है। और रज़ा रूमी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने जो है हमारे टीवी के साथ जो है एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे। लाइव इसीलिए कर रहे हैं कि अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो प्लीज हमें बताएं। रज़ा साहब, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक दफा फिर शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जो है जर्नलिज्म के हवाले से बहुत खतरनाक रहा है। चाहे वो अफगानिस्तान की वार हो तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है वो प्रॉब्लम में आते हैं, चाहे वो कराची के अंदर किसी की हुक्मरानी हो तो जर्नलिस्ट मुश्किलात में आते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो है जर्नलिज्म जो है वो बड़े बड़े जर्नलिस्ट अपने यूट्यूब खोल के किनारा कशी इख्तियार करते चले जा रहे हैं। फिर अदालतें जो हैं वो अगर सोशल मीडिया के ऊपर सो मोटो नोटिस लेने लगे तो इस तरह तो लाखों सो मोटो नोटिस हो जाएंगे, तो अदालत का अपने काम का क्या होगा। मैं चाहूंगा मतीउल्लाह जान का थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि आखिर उन्होंने क्या ऐसा कहा और क्यों कहा। क्या सोशल मीडिया के इतने ऐसे ऐसे लोगों पर, जैसे लोग कहते हैं कि जी वो कौन सा बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, तो अगर वो कौन सा बड़ा जर्नलिस्ट नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो नोटिस लेने का मकसद क्या था जी। जी देखिए, पहली तो बात है, शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया और आई लुक फॉरवर्ड हमारी गुफ्तगू हुआ करेगी इंशाल्लाह रेगुलरली। जहां तक आपने सवाल किया पाकिस्तान में मीडिया के बारे में, तो देखें ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के शुरू से ही तारीख में अगर जाएं तो मैं मुख्तसरन ये बताऊंगा कि शुरू से एक कोशिश रही है कि किस तरह से मीडिया को दबाया जाए, अपनी मर्जी की खबरें लगवाई जाए, जो चीज़ पसंद नहीं है उसको रद्द किया जाए। सेंसरशिप का तो ये आलम था कि जब आपको याद है कि कायद आज़म ने 11 अगस्त को वो मशहूर ज़माना तकरीर की थी कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स, तो उसी वक्त जो थे ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने वो एडवाइस जारी की कि इसका कुछ हिस्से नहीं चलाने। सिर्फ डॉन अखबार था जिसने गालिबन पूरी वो चला दी थी, छाप दी थी, वरना बाकी वहां भी ये काम बड़ा पुराना स्टार्ट हो गया था। और अब रफ्ता रफ्ता ये हुआ है कि एक मीडिया जो है वो प्रोटेस्ट भी करता है, रेजिस्ट भी करता है, लेकिन उस पर दबाव भी आता है। अब आजकल बहुत ज्यादा दबाव है और वो उसकी वजह ये कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, वो मीडिया को अच्छा नहीं समझती बल्कि अपना दुश्मन समझती है। उन्होंने कई बार कहा है कि ये मीडिया वाले जो हैं ये मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। फिर उनके पीछे जो मुख्तदिर कुव्वतें हैं खान साहब की, वो भी, उनको भी मीडिया से मसाइल रहते हैं। और आइन में तो अब ये कर दिया हुआ ना कि आप अदलिया पे आप बात नहीं कर सकते, आप जो है नेशनल सिक्योरिटी पे बात नहीं कर सकते, आप जो है इस्लाम पे बात नहीं कर सकते, पता नहीं एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। तो वो मतीउल्लाह जान ने अदालती जो फैसला आया था जस्टिस काजी फाइज ईसा के रेफरेंस के बारे में, तो उस पर उन्होंने कुछ एक ट्वीट कर दिया। अब वो ट्वीट शायद अगर मैं लिखता तो उस तरह ना लिखता, अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना तरीका होता है, लेकिन कोई उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इतनी भड़क जाए। तो उन्होंने उनको नोटिस दे दिया कंटेम्प्ट का, तौहीन अदालत का। और अब देखें ना, ये ज्यादती वाली बात है। उसकी वजह ये है कि आप ये नहीं कर सकते। जर्नलिस्ट जो हैं वो एक शहरी की तरह अगर ट्विटर को यूज कर रहे हैं तो ये उनकी शहरी हक है, फैसले के ऊपर राय आती है। देखिए बहुत सारी अदालतों के फैसले आज भी होते हैं। भुट्टो की का फैसला जो था, अभी तक लोग उस पर तनकीद करते हैं। पुराने जस्टिस मुनीर का फैसला, दीगर और फैसले जो हुए, वो उनके ऊपर लोग बात करते हैं। तो इस वजह से ये एक तरह का एक प्रेशर है, दबाव है
के मीडिया और जर्नलिस्ट जो हैं वो रिपोर्ट ना करें, वो और राय ना लाएं, सिर्फ वही बात कहें जो रियासत के इदारे बात करते हैं। जैसे अब हम रियासत के अंदर जो पब्लिक मतलब जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर उसमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग आके जॉब करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हम ज्यादा ऑनेस्ट तरीके से काम कर सकते हैं, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े इदारों में जो चेयरमैन हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो बड़े जैसे सिविल एविएशन या दूसरी जगहों पर, वो एस्टेब्लिशमेंट से आए हुए लोग हैं, मुख्तलिफ इदारों से। लेकिन अब जब जर्नलिस्ट उन पे आवाज उठाते हैं, जैसे आपने देखा कि गवर्नमेंट ने उठाया कि जी पायलट जो हैं वो जाली हैं, पूरे दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती हुई। बल्कि मैं प्रोग्राम में कर रहा था तो एक हमारी मोहतरमा कहती हैं कि जी अब तो रिश्ते भी लोग पायलट को नहीं देंगे। तो मतलब वो इस मुकाम पे आके बेइज्जतियां होने लगी हैं। लेकिन अब सीए का एक नोटिस आपको भी एक रिपोर्ट मिली होगी कि जी वो जो है सारे लाइसेंस जो हैं वो असली हैं, हाँ बेजाब्तगियां हो सकती हैं। तो उस पे क्या कहेंगे? फिर जब जर्नलिस्ट इस पे सवाल उठाते हैं तो फिर उनका गुस्सा वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आता है, तो बेचारा जर्नलिस्ट क्या करे? जी देखिए, बिल्कुल जर्नलिस्ट क्या करे, और देखिए जर्नलिस्ट का तो काम ये होता है ना कि वो एक तो रिपोर्टिंग करे, दूसरा ये होता है कि जो राय आमा होती है, पब्लिक ओपिनियन जो होता है, उसकी तश्कील में भी जर्नलिस्ट का एक रोल होता है, उनका भी रोल होता है, सिविल सोसाइटी का भी रोल होता है, दीगर जो सोसाइटी के अंदर लोग होते हैं, तो वो उसको मजल करने का ये जो है ना, ये तरीका कार है। आपने ये बात की है पीआईए के क्रैश के बारे में, देखे ना अब कितनी बड़ी बात है कि हमारे वजीर जो हैं हवाबाजी के, उन्होंने एक बयान दे दिया पार्लियामेंट में, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने कहा पायलट्स जाली हैं, आधे आधे, अब जो भी एक बहुत बड़ा नंबर का सीएनएन ने रिपोर्ट कर दिया। उसका नुकसान क्या हुआ? अमेरिका ने हमारी फ्लाइटें बंद कर दी, यूरोप में बंद हो गई, जो है वियतनाम ने बंद कर दी, इथियोपिया ने बंद कर दी, गल्फ वालों ने नोटिस जारी कर दिए कि हम इस डेट से नहीं करेंगे आगे, अब जवाब दें, ओमान ने खत लिखा। तो इससे मुल्क को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, हालांकि वो सोचे समझे बिना तस्दीक के वो लिस्ट शेयर की गई। और वो लिस्ट इसलिए शेयर की गई, मैं आपको बताऊं कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि जैसे कि आपको पता है आजकल गवर्नमेंट का और इमरान खान साहब का एक ही मंत्रा है, और वो कहते हैं पिछले जो चोर डाकू हैं उन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया, लूट गए, खा गए, और हमें बड़े बुरे हालात में हुकूमत जो है थमा दी गई है। आपको पता है किसने थमाई है? और वो इसी पीआईए को भी जो चूंकि क्रैश हुआ था, आपको पता है 100 के करीब लोग बेचारे कराची में जिस तरह नागहानी तौर पर मर गए, तो उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा तरीका होगा कि इसका भी ब्लेम पिछली गवर्नमेंट्स को दे दो, लेकिन वो बैकफायर हो गया और मुल्क को नुकसान हुआ। देखिए मुल्क को नुकसान ये हुआ कि एक तो हमारी एयरलाइन ठप हो गई है, मतलब इंटरनेशनल उसकी जो सारा काम है वो बंद हो गया है। पाकिस्तान की बदनामी हुई कि देखो ये कैसा मुल्क है। अब जो डॉक्टर आते हैं पाकिस्तान से यहाँ पे, आपको पता है अमेरिका में कितने हजारों डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, अब उनकी डिग्रियों पे भी सवाल उठेगा। वो कहेंगे ये लोग तो जाली डिग्रियों वाले आ जाते हैं, ये तो झूठे हैं। तो इसके ऊपर कोई जो है नेशनल या मुल्क की इज्जत बेइज्जती का सवाल नहीं उठता, लेकिन अगर कोई सहाफी ट्वीट कर दे, आर्टिकल लिख दे, एक रिपोर्ट कर दे, या ऐसा लाइव शो में कोई बात करते, तो उससे बड़ा खतरा हो जाता है। वो कहते हैं जी आप देखें ना, मुझे वो यही कहते थे कि अभी भी कहते हैं, वो कहते हैं आप पाकिस्तान में अकलियतों के बारे में जब बात करते हैं तो इसका मुल्क बदनाम होता है। अच्छा आप फलाने वो क्रिश्चियन के साथ ये हो गया या अहमदी के साथ ये हो गया तो आप ये बात ना करें, ये तो मुल्क की बदनामी हो रही है। तो इससे बदनामी नहीं हुई पीआईए वाले काम से, लेकिन चूंकि पीआईए का सारा मामला जो है वो उन लोगों ने किया है जो आजकल फेवर्ड हैं, जिनको फेवर मिल रही है, लाडले हैं, तो उनको कुछ नहीं कहेंगे। यानी कि वो उन्होंने भट्टा बिठा दिया पूरा, वो हमारे यहाँ पंजाब में भट्टा बिठाना जो होता है ना, उसका मतलब कि तबाही फेर दो। आपने जैसे अकलियतों की बात की कि अभी नदीम जोसेफ को पिशावर में जो मारा है, और वो उस बंदे को गिरफ्तारी कबल गिरफ्तारी तहफ़्फ़ुज़ भी फराम कर दिया गया है, और उसका बेटा आके कहता है कि हाँ जी हमने गोली मारी है, मतलब सोशल मीडिया पे। फिर अगर हम बात यहाँ से हम प्रोग्राम करते हैं नदीम यूसुफ के लवाहिकीन को, या उनको लेते हैं नदीम जोसेफ के, तो लोग बोलते हैं ये पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। फिर आपकी वही वाली बात कि पीआईए जो है बदनाम नहीं हुई, जो आपने इतना बड़ा जो है
पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, मतलब आपने ठप्पा लगा दिया, कहीं उल्टी सीधी खबरें आ जाती हैं सोशल मीडिया पे, ट्वीट पे, तो आप वापस ले सकते थे पार्लियामेंट के अंदर बैठ के। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक इंटरनेशनल न्यूज बनी गुलभूषण के हिसाब से, मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। मैं चाहूंगा कि मैं इसके बारे में मैं आपका तजिया जानना चाहूंगा कि ये खबर क्यों है। कुछ जर्नलिस्ट जो हैं नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, कुछ मेरी तरह हैं जो भी खामोश हैं क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कि है क्या। मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं। जी देखिए, असल में कुलभूषण यादव का मामला ये है कि आपको पता है उसको सजा हो गई, उसके खिलाफ हिंदुस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया, आलमी जो इंसाफ की अदालत है वहां पर एक और वहां पे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमें हमारी जो गवर्नमेंट या हमारे जो वकील थे उन्होंने इस मुकदमे की अच्छी तरह पैरवी नहीं की या जो भी हुआ। बहरहाल वो आईसीजे ने एक मिला जुला फैसला दे दिया। उन्होंने ये कहा कि हाँ, पाकिस्तान को हक है कि वो ये मुकदमा चलाए और सजा दे, लेकिन इसमें जो है उसको राइट मिलना चाहिए डिफेंस का, उसको कॉन्सुलर एक्सेस मिलनी चाहिए जो कि इंटरनेशनल कवानीन के तहत होती है। वो कुछ डायरेक्शंस आई, उसकी बेसिस के ऊपर इन्होंने एक रातों रात जिसे कहते हैं ना चोरी छुपे एक ऑर्डिनेंस जारी किया। और वो ऑर्डिनेंस जारी हुआ, आपको पता ना कि ऑर्डिनेंस जो है वो पार्लियामेंट में नहीं जाता, बिल्कुल। वो उसके ऊपर डिबेट नहीं होती, उस पर पॉलिटिकल पार्टीज बहस नहीं करती, हत्ता कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसके एमएनएस भी उसको नहीं देखते, मीडिया में नहीं आती बात। तो उसको पार्लियामेंट में जाना चाहिए था। पहली तो ये बात है ना, असूल की बात है, कानूनी तरीकाकार जो है, जो भी उसके मुंदरजात हैं वो एक अलग मामला है। दूसरा मामला ये है कि अब वो लोग ये कह रहे हैं जी इसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है और आपने तो इंडिया ने कश्मीर ले लिया, आपने दांत खट्टे करने थे, उसके बजाय आप इंडिया के सामने लेट गए, इस तरह की बातें वो करें। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि चाहे कोई भी शख्स कातिल हो, मुजरिम हो, उसको अपने डिफेंस का हक होता है, कानून और इंसाफ का तकाजा होता है। लेकिन मसला जो है ना, वो मसला वही है डबल स्टैंडर्ड्स का। अगर यही चीज जरदारी दौर में या नवाज शरीफ दौर में हुई होती ना, तो इस वक्त आपके सारे टीवी चैनल चीख रहे होते हैं कि कुलभूषण यादव को के आगे मुल्क को बेच दिया, मोदी का जो यार है, गद्दार है, नवाज को तो कहते थे वो, नवाज शरीफ को उसके खिलाफ नारे भी लगवाते थे। और फिर वो पाकिस्तान दिफा काउंसिल जो है वो धरना दे देती है, बड़े बड़े जलसे करती है, और वो कहते हैं नवाज शरीफ की फैक्ट्रियों में भारतीय जासूस निकल आते हैं, कोई बुलाते हैं टेक्नीशियंस को, शुगर वो जो भी उनको मिले थी, तो तीन वो सौ लोग थे, 300 कहाँ गए कुछ समझ नहीं आया। हाँ वो पता नहीं, अल्लाह जाने, वो बस बात आती है ना उसके बाद खत्म ठप। ये बिल्कुल। इस तरह की बात है। आपको याद है कि डॉक्टर आसिम जो है कराची में, जिनका वो अस्पताल है मशहूर इंडस मेरे ख्याल से जी। उसके मालिक हैं, तो उनको भी तो अंदर किया था ना, और उन पे लगाया था इल्जाम 400 अरब रुपए के गबन का, और उन्होंने कहा था कि वहां पे अल कायदा के लोगों का इलाज होता है। अच्छा, वो बाद में सुलह हो गई सरदारी के साथ, आपको पता है, बिल्कुल। ताकतवर लोगों की, वो केस भी गायब, वो अलकायदा भी गायब, 400 अरब भी गायब, डॉक्टर आसिम भी बाहर। तो ये इस तरह के, शर्जील मेमन के घर से 500 अरब निकले थे, हाँ 500 अरब वो निकले, कहाँ अच्छा गए? कहाँ गए शर्जील मेमन तो जो है। अच्छा, ये अब इससे क्या होता है कि मुल्क में इंसाफ और एहतसाब जो है वो एक मजाक बन जाता है। वो ये मजाक बनता है कि अगर आप ताकतवर है ना आसिम भाई, तो आप, मैं स्याह सफेद कर लूं, आप मुझे बचा लेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। और जो जरा कमजोर है, जिसको दबाना है, उसके खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा ट्रायल, मीडिया ट्रायल होगा। तो कुलभूषण का मामला भी ये है कि जिस तरीके से किया है, क्योंकि एक तरफ तो वो खड़े होकर कहते थे इमरान खान साहब पे, वो पहले नवाज पे वो इल्जाम कहते थे कि कुलभूषण को फांसी क्यों नहीं दे रहा, ये कुलभूषण यादव के बारे में बात क्यों नहीं करता। अच्छा, अब इतनी खामोशी से ये सब कुछ हो रहा है, तो बात ये कि अपनी पसंद की गवर्नमेंट जो और वजीर आजम और सदर जो मर्जी करे, और जो नापसंद है वो कुछ भी कर लें, तो उनको गद्दारी का सर्टिफिकेट। तो बात जो है ना, कुलभूषण से ज्यादा हमारी अपनी दोहरे मैार, तेहरे मैारों की है, जिनका जिक्र करना जरूरी होता है, इसलिए कि अगर हमने सच का साथ देना है, सच बोलना है, तो फिर कुछ तो कहेंगे ना भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। एक और चीज जहां हमारे यहाँ अक्सर मजाक बन जाता है, कानून जो है, उजैर बलोच या डीएसपी राव अनवर की जो सजा का तयन होना था, वो एक मजाक बन के रह गया है। जीआईटीज जब बनती हैं तो ऐसा मतलब
अजीब सा एक ऐसा ड्रामाई किस्म के हमारे यहाँ पाकिस्तान में तश्कील दिया जाता है कि जी रात को एक मोटरसाइकिल वाला आया, उसने लिफाफा दिया और उसके बाद जो है वो जीआईटी मिल गई। और मतलब हमारे ये जो कानून नाफिज करने वाले लोग हैं, चाहे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इनको लगता नहीं है कि ये जो बात कर रहे हैं ये दुनिया अलग है और वो अलग है। हम छोटे से कानून में तो तख्तियां लेके दिखाते हैं कि इस लड़की ने पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाया या पुलिस वाले पे चीखा, और जब कर्नल की वाइफ का करते हैं तो वो आर्मी चीफ का वो आता है कि जी हम सख्त तरीन एक्शन लेंगे, और वो एक्शन कहाँ गया? डब्बे में गया, मुज़ाकरात हो गए। इसी तरह अगर कोई बड़ा आदमी जो है वो अब अंडर एज बच्चे को 15 साल, 10 साल, 12 साल को तशद्दुद करता है, उसको कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अगर एक स्कूल टीचर किसी बच्चे को मारता है तो उसकी खबर ऐसे फैलती है जैसे वो कहते हैं कि जी हमने तो इंसाफ का बोलबाला कर दिया। ये डबल स्टैंडर्ड हमारे, आपको लगता है कि पाकिस्तान में कुछ खत्म होगा 100 200 साल में? कुछ कुछ लग रहा है? जी देखिए, ये उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक पाकिस्तान में, इसीलिए तो आपको पता ना कि मीडिया की आजादियां क्यों जरूरी हैं। जब तक लोगों को हकीकत का मालूम नहीं होगा, जब तक लोगों को सच नहीं बताया जाएगा, जब तक लोगों को तारीख के बारे में सच्चाइयां नहीं पता लगेंगी। देखिए ना, अभी तक हमने जो है हमारी नौजवान नस्ल जो है, पिछली एक दो जनरेशन जो हैं, उनको हमने ऐसी अजीबो गरीब बातें उनको सिखा दी हुई है। मतलब देखे ना, वो कहा जाता है पाकिस्तान में कि एक मुसलमान सिपाही जो है वो 8 हिंदू सिपाहियों के बराबर है। अच्छा, गजवा हिंद होगा, हम दोबारा हिंदुस्तान को फतह कर लेंगे। भाई मतलब खुदा का खौफ करो, जो अपना मुल्क है पहले उसको बचाओ। आधा मुल्क तो 71 में गंवा दिया था। अच्छा, अब इस तरह की चीजें जब आप उसकी बजाय ये सिखाएं कि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता माशी तरक्की वाला मुल्क बनेगा, जनूबी कोरिया की तरह या चीन की तरह या वियतनाम की तरह, जहां पे जॉब्स होंगी, जहां पे लोगों को खुशहाली मिलेगी, जहां पे सबको तालीम मिलेगी, जहां पे खवातीन और मर्दों को यकसा मौके मिलेंगे, तमाम मुसलमानों और गैर मुसलमानों को बराबर के हकूक और उनको तरक्की मिलेगी, तो ऐसा मुल्क खुश होगा, स्ट्रांग होगा। देखिए ना, आज के जमाने में आपकी ताकत जो होती है वो आपकी मैशत से थोड़ी होती है। चीन क्यों दुनिया की पावर बन गया? क्योंकि उसके हाथ में पूरा ट्रेड है दुनिया का। जापान क्यों इतना है, इतना सा मुल्क है, और दूसरी जंग अजीम में तबाह हो गया था। लेकिन आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके हाथ में फोन होगा, आपके घर में सोनी का कोई चीज होगी, कोई शार्क की चीज होगी, वो जापानीज टेक्नोलॉजी है। सिंगापुर एक मुल्क जो है वो गालिबन, आप जहां रहते हैं वर्जीनिया में आसिम भाई, वो उस काउंटी के बराबर उसकी शायद साइज होगा, आबादी और ज्योग्राफी के हिसाब से। लेकिन वो दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि वहां पर आपने साइंस, टेक्नोलॉजी और मईशत पे तवज्जो दी है। तो पाकिस्तान में इन चीजों को देना, ये जो नारे होते हैं ना कि ये कर देंगे और वो कर देंगे, ये ज़हन साजी को ठीक करने की जरूरत है। और वो तालीम से होती है, तालीमी निज़ाम से होती है और मीडिया से होती है। तो जब हम इस तरह की आजादी देंगे, लोग फिर लोग सवाल उठाएंगे। यंग लोग ये पूछेंगे कि आपके डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? उसके लिए एक और स्टैंडर्ड है, इसके लिए एक और स्टैंडर्ड है, अपने लिए कुछ और है, अवाम के लिए कुछ और है। देखे ना, जैसे वीआईपी कल्चर है पाकिस्तान में, कि कोई अहम आदमी सड़क पर जा रहा होता है। अभी ये हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं मौजूदा, इन्होंने वीआईपी कल्चर के खिलाफ खूब भाषण देते थे कि मैं खत्म कर दूंगा। डेनमार्क का वजीर आजम जो है वो साइकिल पे जाता है, नेदरलैंड्स का, वो उसकी पिक्चर्स लगाते थे। खुद हेलीकॉप्टर पे शुरू में तस्वीर में पिक्चर्स आई कि अपने घर से दफ्तर हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं, और करीब है, इस्लामाबाद में साथ साथ है। और क्या उसको बोलते हैं, वो वीआईपी कल्चर नहीं है। फिर उन्होंने कहा हम गवर्नर हाउस खत्म कर देंगे, हम वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे, वजीर आला हाउस को लाइब्रेरी बना देंगे। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वीआईपी कल्चर जू का तू है। तो वीआईपी कल्चर का मतलब है कि आप और मैं सिग्नल पे खड़े हों, और जो ताकतवर और यहाँ जो अमीर या जो भी पावरफुल शख्स है, कॉन्वॉय है, वो सिग्नल तोड़ के गुजर जाए। ठीक है ना? तो ये जब तक ये स्टैंडर्ड्स नहीं ठीक होंगे, तो उस वक्त तक ये जो आपने सवाल पूछा है वो, और उसके लिए हमें आगाही देनी होगी, शऊर। जब तक शऊर नहीं आता माशरे में, तब्दीली नहीं आती। बिल्कुल। ये मोहम्मद सलीम साहब हमने भी सवाल पूछा है आपसे, इनका भी ये भी हम भी शामिल करेंगे। लेकिन एक चीज जो अभी मेरे अभी आपने जो बात की कि बिजनेस की, अभी वाघा बॉर्डर खोला गया है, किस लिए खोला गया है? कि ताकि वो अफगानिस्तान, इंडिया टू अफगानिस्तान में सामान की रसाई पहुंचे।
अमेरिका ने स्टील चाइना से कैंसिल की इंपोर्ट करना, तो और कनाडा से लेना शुरू की। तो कनाडा ने चाइना से लिया और यहाँ बेचा। तो क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान को ये नहीं कह सकता कि आपको जो चाहिए हम देंगे? अगर आपने पाकिस्तान में 10,000 नौकरियां तो चुटकी भर में निकल आएंगी, अगर सिर्फ पाकिस्तान सिर्फ मिडिल मैन एक तरह से बन के, बेशक वो इंपोर्ट इंडिया ही से करे लेकिन अपने थ्रू अफगानिस्तान पहुंचाए। तो ये जो सेंटर के लोग खा जाते हैं नौकरियां दूसरों की, और जैसे कि मुशर्रफ साहब ने बहुत सारे ऐसे फैसले किए कि जी कराची से जो है वो कंटेनर निकलता था अफगानिस्तान के लिए और 0 पैसे में, कितने अरसे तक उनको ये समझ में नहीं आया कि अच्छा इसके भी पैसे होते हैं। तो और याद होगा आपको कि फिर सेटलमेंट हुआ, फिर हड़ताल हुई, फिर तो ये जो वाघा पे अभी खोला है, 5 बॉर्डर खोले हैं अफगानिस्तान के लिए, तो क्या हमारी मईशत क्या खराब, मतलब हम करना ही चाहते बिजनेस? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो असल में उसमें उसमें बड़े मसले हैं। एक तो जाहिर बात है कि ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज्यादा होल्ड है। ये जो इदारे होते हैं ना, पुलिस हो गई, रेंजर्स हो गए, ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज बनी हैं, इन सब के अपने अपने इंटरेस्ट खाते खुले होते हैं। ये चेक पोस्टों के ऊपर ये चाहते हैं कि ये मिडिल मैन बने, जो वहां से माल आए, जो यहाँ से माल जाए उसकी फीस उनको मिले, या इलीगल जो होता है उसका कुछ हिस्सा बता मिले। यही आप देखें कोयटा बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर है, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, बलूचिस्तान में भी वो लगता है, फिर चीन का बॉर्डर है वहां सुस्त में और शुमाली इलाका जात में, और यहाँ पे वाघा है। अटारी तो बंद किया हुआ है, और लेकिन वहां से इलीगल स्मगलिंग होना है कि वो इन सब रूट से होती है। अगर हर आप जगह इनको से होती है, और वो उनकी सरपरस्ती भी हमारे जो दोस्त हैं वो ऐसी ऐसी स्टोरियां सुनाते हैं जो कि लॉ जी एनफोर्समेंट में है। अगर और वो झूठ नहीं बोल रहे, यहाँ पर ईरान के साथ जो आपके टैंकर्स जितने आ जा रहे हैं वो सिर्फ एक एक हाथ में मुट्ठी गर्म करते हैं और ट्रक लेके चले आते हैं। सबको पता है ये बात। नहीं पता तो सिर्फ हमारे वजीर आजम को ये बात नहीं पता है, जिन पे यकीन करें कि इतना ही बात की थी नए पाकिस्तान की कि हम जैसे भी लोग सोचने लगे थे कि वाकई कुछ नया पाकिस्तान आएगा। यहाँ तो आवे का आवे, अब तो पुराना पाकिस्तान कहते हैं यार, इसने तो ना पुराना रहना दिया ना नया आया। कोई अजीब सी चीज अब पाकिस्तान बन गया है जहां पर डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ ऐसी ह्यूमन वायलेशन ऐसी जो कि हम समझ रहे थे कि सही होंगी। पेशावर पुलिस है, केपीके की कहते हैं हम कंप्यूटराइज कर दी है, लेकिन अपनी मर्जी से जिसका चाहते हैं हाथ से एफआईआर काटते हैं, और अपनी मर्जी की एफआईआर होगी तो उसको कंप्यूटराइज तरीके से करेंगे। तो नजर आ जाता है, फर्क आपको नजर आ जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो कराची के अंदर पूरे एक अजीब सा सलूक हो रहा है कराची के साथ, जो कि शुरू में जो है कैपिटल था, और कैपिटल के बाद जो है वो कहते हैं कि जी सिंध का कैपिटल बन गया, और अब तो ना सिंध का रहा ना कहीं का रहा, वो तो खुद मोहताजी। बल्कि आज मैं देख रहा था कि बड़े अजीब अजीब के कार्टून कराची के बारे में बनाए जा रहे थे कि एक कंपनी आती है, पहले वो नवाज शरीफ के साथ तय कर लेती है अपने सेटलमेंट, फिर उसके बाद जो है वो हमने जो खबर देखी थी 4 अरब रुपए या कुछ इस तरह का कि इनके जो कराची इलेक्ट्रिक के जो हेड हैं उनके, उन्होंने मदद की थी पीटीआई के इलेक्शन में। उसके बाद अब कोई जवाब देने वाला नहीं है वहां पर। लोड शेडिंग, ये कैसा हो सकता है कि एक वक्त में आपके यहाँ लोड शेडिंग महीने महीने नहीं हो रही, और एकदम सडन आप वो लोड शेडिंग शुरू हो गई। उन्होंने गैस भी दे दी, उन्होंने ऑयल भी दे दिया, लेकिन फिर भी। तो ये क्या कहेंगे आपको, ये मोनोपोली नहीं है? 2018 का फ्यूल सरचार्ज वो हर बिल में लगा के ले रहे हैं। तो मेरे पास एक बिल आया, उसने कहा कि जी मैंने जनवरी में घर लिया है, घर खरीदा है, और मेरे पास 2018 का फ्यूल चार्जेस का एडजस्टमेंट आ रहा है, मैं क्या करूं? हाँ, तो ये तो देखिए ना, ये तो मिसमैनेजमेंट पहले जब KESC होती थी और उसके बाद सबको ये सबस बाग दिखाया गया कि इसको प्राइवेटाइज कर देंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मसले ही हल हो जाएंगे। फिर हमने देखा वो प्राइवेटाइज जो भी किया, जैसे वो डील हुई, उस पर बड़े सवालात हैं। लेकिन अभी जो हाल है वो ये है कि ये जो के इलेक्ट्रिक है, ये खुद फाइनेंशियली मुश्किल हालात में, क्योंकि जो पेरेंट कंपनी अबराज ग्रुप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके जो CEO थे उनके ऊपर बड़े सीरियस चार्जेस लगे हैं। उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का गबन किया उस कंपनी से। बरतानिया में वो गिरफ्तार हो गए थे,
और अभी तो शायद बाहर आ गए बेल पर, उन पर मुकदमा चल रहा है, इंक्वायरीज हो रही हैं। अब वो आया कि पता नहीं कितने 20-30 मिलियन डॉलर्स जो हैं उन्होंने वहां से हथियाए थे शेयर होल्डर से, और वो कोई उन्होंने अपने जाती अखराजात रखे हुए थे, अपार्टमेंट्स और ये और महबूबाएं और ये तरह तरह की कहानियां आई हैं। वो गूगल कर लेंगे नाजरीन, को सारा दिखाई दे देगा। तो वो उस कंपनी के हाथ में, और उस कंपनी को जाहिर बात है उसका, वो कंपनी ऐसी कि उसने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट किया है। मतलब पीएमएलएन के बारे में भी कहा जाता है कि अब राज ग्रुप ने उनको पैसे दिए, और इमरान खान साहब के बारे में भी ये क्लियर आया। बल्कि आपको पता है कि ये रिपोर्ट आई थी वॉल स्ट्रीट जर्नल में कि जब उनके नकवी साहब हैं गालिबन जो गिरफ्तार हुए राज ग्रुप के जो सीईओ थे, जब वो गिरफ्तार हुए यूके में, तो उन्होंने अपना जो नंबर, जो उन्होंने कहा कि इमरान खान का नंबर दिया पर्सनल, उन्होंने कहा कि आप इनसे रब्ता कर लें। ये रिकॉर्डेड है, मैं खुद से नहीं बना रहा, अखबारात में आई थी और रिपोर्ट्स में आई है। तो जब ये हाल होगा तो जाहिर बात है उसके ऊपर आप कंट्रोल तो नहीं कर सकेंगे। बात ये कि कराची के साथ, देखिए कराची का बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहानी है, उस पर हम एक डिटेल में बात करेंगे। लेकिन बुनियादी दो चीजें हैं वहां पर। एक तो ये चीज है कि कराची में मकामी हुकूमत की अशद जरूरत है। कोई बड़ा शहर दुनिया का, न्यूयॉर्क आपको, आप वाकिफ हैं, आप डीसी में हैं, आप डेलस देख लीजिए, आप ह्यूस्टन देख लीजिए, आप शिकागो देख लीजिए, लोकल गवर्नमेंट के, कलकत्ता देख लीजिए, बॉम्बे देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, लोकल गवर्नमेंट के बगैर कोई बड़ा शहर चल नहीं सकता। वो ठप है इस वक्त, क्योंकि वहां पे वही काम एक कोई 10 सूबाई डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, यानी लोगों से जाके पैसे खा रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट एक नाम की, बराए नाम की है, उसके पास इख्तियारात नहीं है, पैसे नहीं है, वो डिलीवरी कर सकती। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जब से कराची एकदम बड़ा हो गया, हिजरत हुई जब तकसीम के बाद, और कराची में जो रियासती इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनको जो बनाना होता है, यानी कि रियासत को स्टेट बिल्डिंग जिसे कहा जाता है, वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ। वो लोग आते गए, सर्विसेज नहीं आई, और वो अब ये हाल हो गया है कि आप देखा कि आज वो बारिश हुई है तो वीडियोस चल रही हैं कि वहां पे ऐसे लगता है कि साहब आधा शहर डूबा हुआ है, जी, कोई बिल्कुल, घर बिल्कुल। डूबे हुए हैं, सड़कें डूबी हुई मैंने हैं। बल्कि कुछ एक तस्वीर भी दिखाई थी। बिल्कुल तस्वीर आपने रखी ये हुई तो है। फिर भी कम है, पूरी-पूरी गाड़ियाँ डूबी हुई। बिल्कुल। लेकिन आप ये देखें कि अफ़गानियों को लाके बसाया गया कराची में, प्री प्लान्ड। मतलब हमारी एस्टेब्लिशमेंट को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि एक आप गैर मुल्की लोगों को बाकायदा, सिर्फ़ आपको अगर कराची से गुंडों को मारना था, भगाना था, तो आप उन पे चार्ज करते, आप उनका ऑपरेशन करते, आप मारते, जैसे कि 92 में या दूसरी जगहों पे आपने करने की को। लेकिन आपने सिर्फ़ इस वजह से कि जी हम जो है ना अफ़गानिस्तान के लोगों को, और आपको पता है कि एएनपी और अफ़गानिस्तान से आए हुए लोगों की झड़पें हुई और हज़ारों लोग मरे उसमें। और पूरे मतलब उनको ये इजाज़त नहीं थी कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें, एएनपी को कराची के अंदर। क्योंकि अफ़गानिस्तान से आए हुए जो लोग थे, इनको बाकायदा बसाया गया था लाके, और फिर दिन से आपको पता है कि लाके बसाया गया कराची के। तो कराची अब जो है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ शहर है, लेकिन हमारे ना ही एस्टेब्लिशमेंट, ना ही इमरान खान, ना ही 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की आबादी कराची की कम कर दी सेंसस में, कोई बोलने वाला नहीं। कोई मतलब ये भी देखें आप, ये आपको भी पता है। आप मत मतलब जो भी मैं समझता हूँ, एक दफ़ा भी कराची जा चुका है, उसको पता है कि जो आबादी वो बता रहे हैं, वो आबादी नहीं है। ख़ैर ये बातें तो बहुत लंबा टाइम ले लेंगी। आखिरी जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि एक कोरोना के अंदर ही एक चीज़ की कंस्ट्रक्शन हुई और एकदम पता चला कि जी हमें जो है एक क्लब हाउस के नाम से जो है नेवी का एक तस्वीरें शाया की गई, बाकायदा प्रोफेशनल पिक्चर्स खिंचवा के दिखाई गई कि जी ये क्लब हाउस खुला है, और इसके बाद रेट लिस्ट भी किसी ने फेसबुक पे लगा दी कि जी ये रेट लिस्ट है कि जी पाकिस्तान नेवी की सर्विंग और रिटायर्ड और सिविल और बिजनेस सबके कितने-कितने पैसे हैं। अंदर रोटी भी 2 रुपए की मिलेगी, बाहर जो है 15 रुपए की होती है। हम इन सब, क्या पाकिस्तान इन सब एक अजीब-सा लफ्ज़ यूज़ करूँगा, करना नहीं चाहता हूँ, अय्याशी ही कहूँगा इसको, या गैर ज़रूरी खर्चे कह लें। क्या पाकिस्तान मुतहम्मिल है इन सब खर्चों का आजकल? देखिए बिल्कुल भी नहीं है, और आपको भी पता है इसका सवाल, इसका जवाब नफी में ही है। उसकी वजह यह कि ये वो आलम है कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में पहली बार
आपकी जो शराय तरक्की है वो मनफी है, यानी कि माइनस आपकी आपकी मईशत बढ़ नहीं रही, सुकड़ रही है, नौकरियां कम हो रही हैं, लाखों लोग बेघर हैं, बेरोजगार हैं, एक हेल्थ जो है उसका क्राइसिस बना हुआ है, और उसके साथ साथ आपके गैर जरूरी अखराजात, गैर तरक्याती अखराजात कम होने चाहिए। ये आलम है कि 1,000 अरब जो है वो हम बचा सकते हैं बहुत सारे गैर जरूरी अखराजात करके, और उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, लोगों की मदद के लिए। ये जो एहसास प्रोग्राम या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जो लोग बेरोजगार हैं, हम ये सब कर सकते हैं। ये एक मफरूजा है, ये एक झूठ है कि पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है, पाकिस्तान बड़ा गरीब मुल्क है। ओ भाई, बजट तो देखें आप हजारों अरब रुपया खर्च रहे हैं, सैकड़ों अरब के आपने हर चीज में रखी हुई है। आप वो मदें तो देखें। दुनिया में इस वक्त आपको कर्जों का रिलीफ लेना चाहिए, 1,000 अरब से ज्यादा तो कर्जे लौटाने का, डेट सर्विसिंग का हमारा बजट है। सब कुछ किया जा सकता है, बात यह कि उसके लिए विल होनी चाहिए। मैं आसिम, वो जो पहले मैं आपको एक बात कह दूं, वो कराची के हवाले से जो आप बात करते हैं, देखिए कोई माइग्रेंट्स का आना कोई इतना मसला नहीं है। दुनिया के हर बड़े शहर में, मैक्सिको सिटी हो, बॉम्बे हो, न्यूयॉर्क हो, आते हैं लोग। अफगानी भी आएंगे, पठान भी आएंगे, सिंधी भी आएंगे, पंजाबी भी आएंगे, वो सबका पाक। देखिए बात होती है कि वहां पे आपने फैसिलिटीज क्या की हैं, क्या हाउसिंग दस्तयाब है, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तयाब है, क्या बिजली है, क्या पानी है, क्या लोकल गवर्नमेंट है। सारी बात वहां पे आती है कि आप इस लोगों के आने का फायदा उठाकर आप उस शहर को एक मॉडर्न शहर बना सकते हैं। कराची दुनिया का मेरे ख्याल से छठा बड़ा शहर है बिल्कुल। आबादी के तनासुब से, और उसकी हालत आपने भी वो फोटोग्राफ दिखाई है, जो कि मैं समझता हूं कि अफसोस का मकाम है कि वो शहर जो कि सारे मुल्कों का कमर्शियल हब है, टैक्सेस की बहुत बड़ी वसूली करता है, इंडस्ट्री वहां से चलती है, और उसका ये हाल हमने किया हुआ बिल्कुल, ये कुछ सवालात इसमें हैं नाज़रीन। सारे सवालों के जवाब इस प्रोग्राम में आपने बहुत आखिर में पूछे हैं। जैसे इस पे ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अली साहब ने ये सवाल पूछा है, इस पे बहुत लंबी बात हो सकती है, और हम ये टॉपिक लेके ज़रूर आएंगे और आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे सवाल हैं। एक आखिरी सवाल पूछा है कि क्या 23 मार्च का फंक्शन करना ज़रूरी है? आपको पता है 23 मार्च के फंक्शन में इस दफा F-16 को कुर्बान कर दिया गया था, जिसके ऊपर किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी, इंटरनल होगी, लेकिन वहां पायलट की गलती या जहाज की गलती को नहीं बताया गया। लेकिन हम जब दूसरे सिविलियन उस पर आते हैं तो हमें बताया जाता है कि जी ये हो गया, वो हो गया, पायलट जो है सो गया था, रोजा रख लिया था और ये हो गया था। तो इन सब पे भी बात करेंगे। आज बहुत सारे हमें सवालात मिले, तो मेरा ख्याल है हमारे प्रोग्राम का टाइम भी मैं खत्म। आसिम, लेकिन मैं ये अली सलीम जो हैं, इनके सवाल देके बड़ी खुशी, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ बाय द वे। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं ना अली सलीम के कराची का किस्सा, देखिए सारों ने इसका बेड़ा गर्क किया है अली। एक हम जो है एक सेगमेंट को नहीं कह सकते। अगर आपको याद हो तो भुट्टो साहब ने वहां पे लिसानी जो है उनके जमाने में राइट्स हुए, यानी कि वो सिंधी उर्दू का झगड़ा क्रिएट किया गया, हिलजुल की गई। अच्छा, और उस पे जारी बात है, सिंधियों का अपना पर्सपेक्टिव। वो ये क्या, वो आप आसिम अफगानियों की बात करते हैं, सिंधी ये कहते हैं आप लोग महाजिर क्यों आ गए वहां पर, आप भी वापस जाएं इंडिया। जो सिंधी नेशनलिस्ट मैं व्यू कर रहा हूँ, आम सिंधियों की बात नहीं कर रहा। तो बात ये कि ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, लेकिन इसमें जो सबसे ताकतवर लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा होती है। और सबसे ताकतवर ये जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में ये इंजीनियरिंग हुई, जहां पे एमक्यूएम को जो है तश्कील दिया गया। उसमें एक सेंटिमेंट भी था, क्योंकि आम महाजिर जो है वो बेचारे सफर कर रहे थे, जो मिडिल क्लास और जो गरीब महाजिर थे, उनको उनके हकूक, माशी हकूक, उनके सियासी हकूक का मसला था। उस चीज को उभारा गया, क्योंकि जो महाजिर इलीट्स थी, अशराफिया थी, वो पाकिस्तान बनने के बाद हमेशा पावर में रही, 8 10 15 साल वो ब्यूरोक्रेसी में रही, टॉप पोजीशंस में नहीं। लेकिन जो जो नीचे बेचारे लोग हिजरत करके आए थे, उनको कुछ ना मिला। तो वो इसलिए तो वस्ता के शेर आए ना कि मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर ना थे। तो ऐसे ऐसे कई अशार जो हैं वो जमाने की अक्कासी करते हैं कि जब लोग सब तकसीम के बाद आए तो बेचारे वो परेशान हो गए। तो ये बात बिल्कुल है कि ये जो काम वहां पे इंजीनियरिंग की गई, उसी का हम भुगत रहे हैं। आप उसी का एक छोटा सा नमूना जो है ये उजैर बलोच है,
जो उजैर बलोच को सबने इस्तेमाल किया। पीपीपी का मुझे याद है उस जमाने में जब पीपीपी की गवर्नमेंट थी तो उजैर बलोच को ख्याल था कि ये गैंगस्टर है, इसके पास गैंग है, इसको एमक्यूएम के खिलाफ इस्तेमाल करो। उससे पहले उजैर बलोच को किसने बनाया, वो आपको जीआईटी में आ गया है। अब जीआईटी वो कह रही है कि ईरानी एजेंट भी है, भारतीय एजेंट भी है, पता नहीं किस किस का एजेंट। भाई बात ये कि आप एक ऐसे बड़े शहर में जब आप गैर रियासती कुव्वतों को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो या सियासी पार्टियां हो, दोनों, तो फिर आप गलत तरीके और गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके नुकसानात हमें भुगतने पड़ते हैं आने वाली नस्लों को। इसलिए अभी भी वक्त है कि कराची में लोकल गवर्नमेंट को मुस्तकम किया जाए, सूबाई महकमे जो है उनका कंट्रोल कम किया जाए, कराची को एक मॉडर्न शहर बनाने के लिए वहां पर एक जो है हकीकी किस्म की लोकल जमहूरियत लाई जाए ताकि कराची के शहरी उसकी तरक्की में हिस्सेदार बने। बिल्कुल रजा भाई, जहां तक मैंने आपसे कहा था कि लोगों को बसाया गया, मेरा कहने का मतलब ये था कि लोगों को तो बसाया जा रहा है, लेकिन उसके हिसाब से कराची को दिया नहीं जा रहा। ना पाइपलाइन भिज रही है, ना गैस हो रहा है, ना पानी है, ना कचरा उठाया जा रहा है। तो आपने कर करके एक वक्त में कराची को इस तरह बना दिया कि अब वो संभल ही नहीं पा रहा। अब वो जी। टोटली सिंध गवर्नमेंट से भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और यहाँ पर जो अली सलीम के भी सवालात थे वो यही थे कि वो खुद भी, अब ये भी एक चीज देखें कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पर आए जिनका बैकग्राउंड एलीट क्लास के जर्नल्स या उनकी फैमिलीज या एस्टेब्लिशमेंट से था। उन्होंने आके जिस तरीके से बात की, कराची भी अगर आप जनरल मुशर्रफ को लें, अगर 92 में ये साबित हो गया था कि जी ये गद्दार है और इंडियन एजेंट है, तो फिर 2005 या 7 में जो है मुशर्रफ ने क्यों दोबारा चाबी दी? तो नहीं, चाबी क्या दी थी? देखिए, अल्ताफ भाई और एमक्यूएम जो थी वो जनरल मुशर्रफ की पार्टनर थी। मतलब उस वक्त अब सवाल तो यही उठता है ना, यही मैं पूछता हूं। तो फिर वो कहते हैं कि तुम जो हो मनफी बातें करते हो, तुम मुल्क के दुश्मन हो और ये वो। भाई मैं कहता हूँ उस वक्त हलाल थी एमक्यूएम हाँ, पूरे हैं। दैट्स अ गुड मतलब वर्ड। उस वक्त और हलाल थी, इस वक्त हराम हो और गई। उसके बाद हराम हो गई। अच्छा, अब वो इतनी हराम हुई है कि उसके टुकड़े शुकड़े करके तोड़ दिए हैं। कोई कल मुझे कह रहा था कि अब एमक्यूएम खत्म हो गया, अल्ताफ भाई खत्म हो गए हैं। मैंने कहा भाई बात ये कि जब जरूरत होगी तो दोबारा उनकी उससे दोस्ती हो जाएगी, दोबारा यकजा हो जाएंगी। जैसे मुस्लिम लीग के हिस्से होते हैं ना, काफ फे पे जे जे, वो उनको जमा कर दिया जाता है किंग्स पार्टी बनाने के लिए। इसी तरह एमक्यूएम को भी जब जरूरत पड़ेगी किसी को और को तो वो होगा। लेकिन बात यह है कि एमक्यूएम का सवाल नहीं है। देखिए, वायलेंस और फाशिज्म की इजाजत नहीं होनी चाहिए, चाहे एमक्यूएम करे कोई और करे, उसकी हम बिल्कुल ना बिल्कुल सपोर्ट बिल्कुल कर सकते हैं ना बिल्कुल। कंडोन कर सकते हैं। जो जो चीजें, जो वायलेंस जारी था, ड्रिलें करना और लोगों को बोरियां और लाशें, ये भी बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है आजकल के जमाने में। मगर बात यह है कि आपने जो बात कही है तरक्की की, देखिए आपको पता है हर गवर्नमेंट एक पैकेज लेके आती है। कहते कराची पैकेज 100 अरब रुपीस का, 200। अच्छा, वो कहते कहाँ गया? बस मैं जब से मैं स्कूल में था ना, तो मैं अखबार में 15 साल की उम्र में मैंने अखबार पढ़ने शुरू किए, तो आता था सर्कुलर रेलवे दोबारा बहाल की जा रही है। अब मैं भी तकरीबन बुढ़ा होने वाला हूँ, वो सर्कुलर रेलवे वहीं की वहीं जूं की तूं बंद पड़ी हुई है। देखिए बॉम्बे में चलती है वो इंडिया जिसको हर वक्त हम कहते हैं वो गरीब है, वो घटिया है, वो ये है वो है। अच्छा, बॉम्बे में चलती है, कैलकाटा में मेट्रो है अंडरग्राउंड में, मैं खुद उसमें बैठा हूँ। दिल्ली में अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है, जैसे डीसी में, न्यूयॉर्क में सबवे है, ठीक जगह पे। आखिर वो भी तो हमारा हमसाया मुल्क है ना, उन्होंने कैसे बना ली? साउथ कोरिया में अंडरग्राउंड है, रूस में है, तो टर्की में है। तो बात ये क्या उसे बोलते हैं, थाईलैंड में, बैंकॉक में दुनिया की वो ओवरऑल है। जब लाहौर में शहबाज शरीफ ने कोशिश की तो उन्होंने कहा जंगला बस, और ये पैसे खा गए शरीफ ने, ये लूट लिया। भाई बात ये कि आप एक बड़े शहर को कैसे चलाएंगे विदाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट? डीसी में अगर मेट्रो ना हो या ये बसें ना हो, न्यूयॉर्क में अगर सबवे का निजाम ना हो, तो ये शहर बंद हो जाएं। क्लैप्स हो जाए, सही कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आप कराची बंद हो जाता है ना। यही वजह है ना कि जब लोगों के एक हंगामा हुआ, अल्ताफ भाई ने दुकानें बंद करा दी, लोग बेरोजगार हो गए। डेली उजरत वाला घर से नहीं निकल पड़ा, निकलेगा तो गोलियां खा लेगा। मतलब अजीब, लोगों को भेड़ बकरियों। असल बात जो है ना वो ये है कि
ये सारी बातें एस्टेब्लिशमेंट है। ये असल बात है इलीट्स की या अशराफिया की। जो भलाई तबका है ना पाकिस्तान का, वो आम लोगों को भेड़ बकरियां समझता है। वो समझता है कि इन लोगों को बाहर बैठने दो, सड़कों पर रुलने दो, कोई एक्सीडेंट हो जाए गोलियां खा लें, इनके रोजगार भाड़ में जाएं। असल बात यह है, और जिस दिन तक वो सोच नहीं बदलेगी, चाहे उसमें सियासतदान भी शामिल हैं, उसमें पॉलिटिकल अशराफिया जो है, वडेरे जो है, वो भी शामिल हैं, उसमें जारी बात है एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी भी शामिल। मैं खुद ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहा हूं, मुझे पता है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर आम लोगों के लिए कंटेम्प्ट होती है। जैसे ये भी कह रहे थे ना अली सलीम के सिंधियों के बारे में क्या ख्यालात थे, तो बाकी सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी वो आम लोगों को समझते हैं कि ये आम लोग एवे कहवे ही हैं, इनको ऐसे कर दो, चला दो, झोंक दो भट्टी में। ये सोच जो है, ये हमारा असल अलमिया है। और ये सोच भी उस वक्त तक आती है कि जब सही तरीके जब भी हमारी हिस्ट्री में इस तरह की तरीके आई, मसलन मोहतरमा फातिमा जहरा ने कोशिश की, लोगों को मोबिलाइज किया अयूब खान के खिलाफ, उनको भी डिस्क्रेडिट कर दिया गया, उनको कहा गया ये तो गद्दार है। भुट्टो एक लेकर आए अपनी वो अवाम दोस्त पॉलिसीज वगैरह। पहले भुट्टो साहब को भी खूब वो कहा गया कि काफिर है, शराब पीता है, ये वो, ये हुआ। फिर ईस्ट पाकिस्तान की जिम्मेदारी सही डाल दी गई उनके ऊपर। फिर भुट्टो साहब की खुद अपनी ऐसी आमिराना और जाबिराना अंदाजे हुकूमत था कि वो एकदम चीजें क्लैश कोलाइड हो गई। लेकिन भुट्टो साहब ने भी लोगों को जो है वो डिसअपॉइंट किया, क्योंकि उन्होंने ये अवाम को शऊर तो दे दिया, लेकिन वो तहरीक जो है वो तब्दीली में ना बदल सकी। ब्यूरोक्रेसी भी वहीं रही, फौज भी वहीं रही, बड़े सनतकार भी वहीं रहे, कुछ को नेशनलाइज किया, कमजोर हुए, जिया ने आकर सारों को दोबारा से बहाल करके जिन खड़े कर दिए। और आज आपको याद है कि 22 खानदानों का जिक्र होता था यूब के जमाने में। आज आप समझ ले 22 नहीं तो 40 होंगे मैक्सिमम, वही हाल है। और ऐसे ऐसे अभी आपने शुगर स्कैंडल देखा है ना, आटा चीनी स्कैंडल की बात हो रही थी, यानी कि 2 से 300 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है इन लोगों को। इन्होंने गरीब लोगों को महंगी चीनी देकर, महंगा आटा देकर अपनी जेबों में पैसे डाले हैं और मुल्क भी छोड़ दिया है। और प्राइवेट बैंकों के कर्जे माफ हुए हैं अब 1.5 ये वो बिलियन तो डॉलर के। ऐसे अरबों के। अब बात यह है कि, लेकिन अब मैं आज की बात कर रहा हूं कि जहांगीर तरीन साहब जो कि अच्छे पढ़े लिखे आदमी थे, उनसे बड़ी अच्छी हाई तवक्कुआत थी। वो मतलब चीनी का सारा जो वो शुगर बैरन है, आधी से ज्यादा चीनी वो कंट्रोल करते हैं, और उन्होंने इतने फायदे लिए इस गवर्नमेंट में। उसके बाद अब वो लंदन चले गए हैं। कोई ये जो एहतसाब की बातें वो इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे, तो अपना ही साथी जो है उसको ही कुछ करके दिखा दो, कम से कम पैसे ले लो। मैं तो ये भी नहीं कह, वो लोग कहते हैं फांसी दे दो, जेल में डाल दो, उससे कुछ नहीं होता। आप उनसे कहें भाई सब्सिडी वापस करें, पैसे दें खजाने में वापस, ताकि हम डेवलपमेंट में लगाएं, एहसास प्रोग्राम में दें। तो बात यह कि करप्शन जो है वो होती है, पूरा माशरा उसके अंदर जो है पेवस्त है। होता यह है कि दोनों साइड उसको इस्तेमाल करती हैं। शुरू से जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो कहती है सियासतदान चोर हैं, इनको निकाल दोगे निजाम क्लीन हो जाएगा। इमरान खान ने भी यही नारा लगाया, लोगों के जिन में भी आएगा कि वो डाकू हैं सारे। लेकिन जो आम पटवारी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, रोड इंस्पेक्टर, पुलिस वाला, SHO, ASI, हर रोज जो एक पाकिस्तानी रिश्वत देकर या धक्के खाके या चांटे खाकर वो जाता है, तो उस करप्शन का क्या होगा? नवाज शरीफ को तो आपने नाअहल कर दिया, आपने उसके ऊपर केस चला रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज फ्रीज कर लीजिए, ठीक है। तो जो रोज की एवरीडे करप्शन है, अली ये पूछ रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन और जनरल्स में मेरे ख्याल से तीनों जो हैं वो इसमें शरीक हैं। उसकी वजह यह है कि ये कोई अकेला काम नहीं करता। अली, आपको पता है कि पाकिस्तान के पहले 10 साल में सिविलियन हुकूमतें थीं, वो ब्यूरोक्रेसी डोमिनेट करती थी और वो मिल के रूल करते थे। उसके बाद जनरल अयूब ने आके फौज को बालादस्ती कर दी, और फौज अकेले तो काम नहीं करती, उनके साथ पूरी सियासी क्लास आती है। आप आज पंजाब असेंबली, नेशनल असेंबली की लिस्ट उठा लें, आधे से ज्यादा वो लोग हैं जो अयूब खान की कन्वेंशन लीग में थे, बाद में जियाउल्लाह की मजलिस शूरा में उनके बाप दादा थे, बाद में वो जो है काफ लीग में हो गए, नवाज शरीफ के साथ हो गए, जुनेजो के साथ हो गए, PPP में चले गए, निकल आए। ये अकेले काम नहीं करती फौज, ये सिंगल आउट करना। फौज के साथ सहाफी भी होते हैं, फौज के साथ ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, सियासी क्लास होती है। आज भी मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में सियासी जो अपोजिशन है ना, वो इस चीज का इंतजार कर रही है। वो ये नहीं कह रही कि हम अपना मैनिफेस्टो बनाएं,
हम अपना मंशूर बनाएं, हम लोगों को आगाही दें, अपनी पार्टी को मजबूत करें, कोई जाके हल्के में काम करें। वो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा मुझे कब बुलाएंगे, इशारा कब देंगे कि मुझे ये जो सोने का तख्त है वो मुझे मिल जाए। और इसमें चाहे पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या दूसरी छोटी पार्टी का फजलुर रहमान हो, उन्होंने भी धरना खत्म किया था ना जाके मुलाकातों के बाद। तो ये सियासतदान भी ये गेम खेलते हैं, ठीक है वो कमजोर हैं, वीकर है मे बी कंपैरेटिवली, लेकिन वो मिल के ये गेम खेलते हैं और इसी वजह से हमें ये सिस्टम बदलना होगा। लेकिन अब देखें, क्योंकि इस जमाने में सोशल नेटवर्किंग जो है बड़ी तेज है और हमें पता चलता है कि जी हर सियासी जमात में अपने जो है सोशल नेटवर्किंग के लोग रखे हैं, सोशल मीडिया पे लोग रखे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने भी जो है वो हजारों की तादाद में रखे हैं। तो अभी एक किसी सहाफी ने लिखा था ट्विटर पे कि मैंने एक आयत लिखी, उस पर भी मुझे गालियां पड़ी। मतलब मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ एक आयत लिखी और नीचे लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी। तो ये जो एक प्रोग्राम, ये जो एक सेट है कि जी हमने गाली, इस बंदे को हमने जीने ही नहीं देना है। मतलब एक टाइम हुआ हुआ कि जी रजा रूमी जो भी लिखे इसके नीचे गालियां लिखो। और ये भी आपको अंदाजा है कि ऐसे हैं, मतलब हमारे कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं वो कुछ भी करें उनको गालियां ही मिलेंगी। तो ये भी जो एक सेटअप है, जैसे हम इस पे भी हम बात करेंगे किसी दिन आपसे तफसील से, ये 5th जनरेशन वॉर पे जो है। आखिर में बस मेरा बस सिर्फ आपसे एक ये है कि हमने जब रोटी कपड़ा मकान और उसके बाद जब हमारे नया पाकिस्तान के वजीर आजम आए तो इन्होंने कहा 50 लाख मकान देंगे। और अभी आप रेलवे की बात कर रहे थे, तो कराची में रेलवे की जमीन दोनों तरफ जो थी, ईद से चंद दिन पहले उनको तोड़ दिया गया, उनको मसमार कर दिया गया और आज तक वो खंडर बने हुए हैं और वही घर वाले उसी खंडर पे रह रहे हैं जिसको जहां जो जगह मिली है। तो और ये यही नहीं, कराची के अंदर नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर हुआ है। और ये वाली बात आपकी कि जी अब शायद हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि रिएक्शन बहुत तेज आया कि आप अब ये चीजें बेच नहीं सकते आप। अब ये आपने प्लान किया पीआईए का रिएक्शन बहुत जबरदस्त आया। मेरा ख्याल है पूरे अमेरिका के जहां जहां उर्दू और बोलने वाले समझने वाले मौजूद थे, उन्होंने अपने उस पर पीआईए की जो होटल का, न्यूयॉर्क के होटल को बेचने का था, उस पर उन्होंने सख्त स्टैंड लिया कि ये नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से चेंज हुआ। तो मेरा ख्याल है कि अब हम क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे ले लें, कोई अगर नया सवाल आया है तो देख लेते हैं। अच्छा है, ये बजट वाले से, तो ये तो बड़ा ये हमारे दोस्त हैं राजा साहब, ये बड़े खतरनाक सवालात पूछते हैं। राजा साहब ए ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मिलोगे ना फिर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कि जरा मौलवियां दी गल्लां ने। लेकिन राजा साहब जो है ना ये बड़े मैं जब से आया हूँ यहाँ पर, मुझे आए हुए अब काफी साल, तकरीबन 6 साल तो हो गए हैं, और उसमें मैं इनका बहुत मोतरफ हूँ कि ये बड़े एक्टिव हैं और समाजी कामों में भी और सियासी के, ठीक है इनकी अपनी सोच है, इनकी अपनी एक वो है, हर बात पे मैं इनसे एग्री नहीं करता, लेकिन इस तरह के लोगों की मैं बहुत कदर करता हूँ कि जो यहाँ भी इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान में भी इन्वॉल्व हैं और एक अच्छे शहरी होने का सबूत देते हैं। और अभी तो तक बचे हुए हैं, अभी तक बचे बचे हुए हुए हैं। हैं। नहीं, नाज़रीन, हम आपके ये पहला प्रोग्राम था हमारा लाइफस्टाइल टीवी चैनल। आपको इस किस्म के प्रोग्राम जिसमें आप बिल्कुल भरपूर तरीके से हिस्सा ले सकते हैं, अपने सवालात मुझे लिख के भेज सकते हैं। लाइफस्टाइल टीवी चैनल यूएसए की जो हमारी मुख्तलिफ वेबसाइट है और फेसबुक है, उस पर आप जाके मुझे भेज सकते हैं। रजा रूमी साहब से डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। रजा रूमी साहब एक बहुत अच्छा उर्दू का अखबार भी ऑनलाइन चलाते हैं और मुझे वाकई, मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ ऐसी चीजें हम लेकर आ रहे हैं कि जिसकी खबरें ऑथेंटिक होती हैं। आप अपने, अगर आपने कुछ खबरें देखनी है तो उस अखबार को पढ़ लें तो आपको लगेगा कि हाँ आप नॉलेजफुल हो गए। तो ये भी इनके एक कंट्रीब्यूशन है कि आप नॉर्थ अमेरिका में एक ऐसा अखबार रन कर रहे हैं। और हमारी वेबसाइट पे भी उस अखबार का लिंक दिया हुआ है, आप जरूर जाइएगा। रज़ा रूमी साहब क्लोजिंग रिमार्क्स दें फिर। मैं जी बिल्कुल, मैं क्लोजिंग में पहली बात ये बता दूं कि ये जो आपने जिक्र किया अखबार का और वेबसाइट का, ये एक्चुअली मैंने इसका आगाज किया था बिल्कुल, लेकिन अब इसको एक यंग जर्नलिस्ट की टीम है छोटी सी, वो हाँ पाकिस्तान से चलाते हैं। नया दौर मीडिया उसका नाम है, अंग्रेजी की वेबसाइट भी है, उर्दू की वेबसाइट भी है, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, और आप उसको देखिए। और मैंने उसको स्टार्ट किया था और कभी कभी मैं उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, लेकिन मेरा उसमें अब इतना अमल दखल रोज नहीं होता।
लेकिन आपकी तारीफ का शुक्रिया। देखिए, क्लोजिंग रिमार्क्स जो हैं वो यही है कि शुक्रिया, आपने ये मौका दिया, और काफी देर से हमारी बात भी हो रही थी कि हम ये कुछ करेंगे, तो अच्छा है आपने आगाज कर दिया है। और मैं ये चाहूंगा कि अगली बार हम करें तो हम और भी सवालात का जवाब दें, इसको इंटरेक्टिव बनाएं। और ये कि अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है तो प्लीज आप मुझे मेरे फेसबुक के ऊपर मैसेज करके बताइए आपको अगर कोई इख्तलाफ है, लेकिन गाली गलौज से परहेज कीजिए। शुक्रिया। मैं बहुत सुन चुका हूँ गाली गलौज, प्लीज गाली गलौज से नाज़रीन, मैंने कोई अपना तज्जिया नहीं दिया, अगर फिर भी दे दिया हो अगर गलती से तो माजरत। लेकिन ये प्रोग्राम जो है, इनके सारे सवालों के जवाब रजा रूमी साहब से हमने लेने हैं, और एक दफा फिर आप लोगों को कोई भी सवालों के जवाब आपसे लेने पूछने हैं पाकिस्तान के हवाले से। इवन हम अमेरिकन पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे, आने वाले इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जो है, वो भी लग रहा है पाकिस्तानी सियासत से बहुत मुतासिर है कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं यहाँ पर भी, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगले शो तक के लिए जो है, मुझे और रजा रूमी साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा।